हापुड़ एलएन रोड स्थित मेरठ खुर्जा रेलवे लाइन के फाटक संख्या 38 पर भी आज से अंडरपास निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अंडरपास फाटक से हटकर बनाए जाने से यातायात प्रभावित नहीं होगा। वहीं मेरठ खुर्जा रेलवे लाइन पर फाटक संख्या 41 व फाटक संख्या 38 पर अंडरपास बनाया जाना है। मेरठ रोड स्थित फाटक संख्या 41 पर यह कार्य होगा। अंडरपास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब एलएन रोड स्थित फाटक के पास अंडरपास निर्माण कार्य भी शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ अंडरपास का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग के पास किया जाएगा, जिस वजह से फाटक अस्थायी रूप से बंद नहीं होगा और ना ही वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा। अंडरपास निर्माण होने के बाद फाटक हटा दिया जाएगा। बरसात से पूर्व ही अंडरपास निर्माण का कार्य पूरा किए जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। साथ ही कार्य निरीक्षक ने बताया कि आज रेलवे लाइन के नीचे खुदाई कर सीमेंट के बॉक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सुबह 9 बजे से रेलवे लाइन पर 8 घंटे का ब्लॉक रहेगा। वर्ष 2025 में संगम किनारे सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अद्भुत होगा। इसके लिए अभी से इसका खाका खींचा जा रहा है। महाकुंभ मेला 2025 के मेला अधिकारी ने कहा कि महाकुंभ मेला 2025 के सभी अस्थायी कार्य तेजी से चल रहे हैं, जो अक्टूबर 2024 तक पूरे हो जाएंगे। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वही जानकारी के लिए बता दें कि मेला अधिकारी ने बताया है कि कुंभ मेला 2018-19 में देश और विश्व से 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा और संगम स्नान करने आए हुए थे। उन्होंने बताया कि 2024 और 25 के महाकुंभ मेले में देश और विदेश से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में व्यापक स्तर पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मेला क्षेत्र का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसी के साथ 2 दर्जन से ज्यादा प्रमुख सड़कों को और चौड़ा किया जा रहा है। वहीं फाफामऊ, झूसी और नैनी क्षेत्र में भी जो प्रमुख मार्ग मेला क्षेत्र की तरफ जाते हैं, उनको भी चौड़ा किया जाएगा और लोगों को मेला क्षेत्र में आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य स्नान पर्व के अतिरिक्त सिटी बसें व्यापक स्तर पर चलाई जाएगी। रियल एस्टेट डेवलपर साया ग्रुप ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे ऊंचे मॉल साया स्टेटस प्रीमियम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मॉल के भव्य लॉन्च को निवेशकों और रिटेलर्स से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। देश भर से हजारों चैनल पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए कतारबद्ध थे, जो शॉपिंग, फूडिंग और एंटरटेनमेंट के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने का दावा करता है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि साया स्टेटस नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है, जो खुदरा मनोरंजन और खाने के विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ खरीदारी का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। 1.4 मिलियन वर्ग फुट में विकसित साया स्थित नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है। यह ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए 1600 से अधिक वाहनों और पावर बैकअप और सुरक्षा के पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। मई महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी का भी सितम लोगों को सताने लगा है। वाराणसी में बुधवार को सुबह से मौसम साफ और धूप खिला हुआ है। वहीं सुबह हल्की ठंडी की हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसकी वजह से 2-3 डिग्री तक का पारा गिर गया है। वाराणसी में बुधवार का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 2 दिनों से तेज धूप की वजह से लोगों को बाहर निकलने पर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का जो दौर था वो अभी थोड़ा थम गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी गया नहीं है। तो ऐसे में अब उम्मीद किया जा सकता है कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में कुछ नरम देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर गर्मी ही रहने वाला है। ऐसे में लोगों को अब घरों से निकलने में सावधानी बरतनी होगी। फिरोजाबाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने 200 महिलाओं और युवतियों को आसफाबाद स्थित डीडी सिनेमा में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई। पदाधिकारियों ने लव जिहाद और धर्मांतरण से बचने का संदेश दिया। 4 शो बुक किए। महिलाएं और युवतियों अपने अपने संसाधनों से डीडी सिनेमा पहुंच गईं। पदाधिकारियों ने बारी बारी से उन्हें प्रवेश दिलाया, जहां उन्होंने द केरला स्टोरी फिल्म का शो देखा। इस दौरान ब्रज प्रांत अधिकारी भारत सिंह का कहना है कि इस फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य किए जाते हैं। मंच के श्री पदाधिकारियों ने महिलाओं और युवतियों को यह फिल्म इसलिए दिखाई ताकि समाज में जागृति पैदा हो और जिहादियों के मंसूबे पर पानी फिर जाए। वहीं उन्होंने कहा
कि महिलाओं को यह मूवी देखनी चाहिए। आजकल बहनें कहीं ना कहीं किसी के संबंध में जाल में फंस जाती हैं, ऐसा ना हो इसलिए यह मूवी बनाई गई है। यह रियल स्टोरी है, इसको हम फेक नहीं कह सकते हैं। हमारे देश में ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है। जिलाधिकारी आवास से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत मशाल रैली निकाली गई, जिसको लेकर डीएम और एडीएम समेत अन्य पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के लिए रवाना किया। इस मशाल रैली में जिले के तकरीबन 700 स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस दौरान डीएम और एडीएम समेत अन्य लोगों ने भी रैलियों में मशाल लेकर पदयात्रा किया। दरअसल खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत 5 मई को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशाल रैली को रवाना किया था। ये मशाल रैली बीती शाम गाजीपुर चंदौली बॉर्डर पर पहुंची, जहां पर डीएम आरिका अखौरी समेत अन्य लोगों ने मशाल रैली का भव्य स्वागत किया। साथ ही गाजीपुर में विभिन्न जगहों पर मशाल रैली का स्वागत किया गया। गाजीपुर शहर में रात्रि विश्राम के बाद अब डीएम आवास से मशाल रैली को डीएम के द्वारा वाराणसी के लिए रवाना किया गया। वहीं मशाल रैली रवाना करने के बाद डीएम ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रदेश के विभिन्न शहरों में 25 मई से शुरू होने वाले खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रास रूट लेवल पर खेल को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की गई है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई। देश में पहली बार किसी हवाई अड्डे पर रीडिंग लाउंज सुविधा स्थापित की गई। इस लाउंज का शुभारंभ मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान लोकप्रिय गायिका मालिनी अवस्थी और एयरपोर्ट निदेशिका आर्मा सान्याल भी मौजूद रही। वहीं नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि पहली बार किसी एयरपोर्ट पर फ्री रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि समाज को किताबों से जोड़े और जो यात्री समय से पहले आ जाएं, उन्हें अपने समय का सही उपयोग कर सकें। इससे उन्हें देश की संस्कृति, सभ्यता और शहीदों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पुस्तकों को पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। 19 मई से आगरा विकास प्राधिकरण व वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के साथ मिलकर 45 दिवसीय यूथ फेस्टिवल एवं टैलेंट हंट का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी पॉइंट पर करने जा रहा है, जिसमें डांसिंग, एक्टिंग, ओपन मिमिक्री, सिंगिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर की प्रतिभाएं अपनी कला और हुनर के जलवे बिखेरेंगी। वहीं पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में एडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरन कुमार व वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के अंकुश अनामी ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश में छुपी प्रतिभाओं को बॉलीवुड तक पहुंचाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा विश्व की सबसे बड़ी फैशन कम्युनिटी वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम ने तैयार की है। 30 जून से 2 जुलाई तक ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड समेत देश की मशहूर हस्तियां चुनी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित करने आगरा पहुंचेंगी। इसी के साथ इस यूथ फेस्टिवल में भारतीय आर्टिसंस को समर्थन देने के लिए देश भर से 200 फैशन डिजाइनर हस्त निर्मित कपड़ों से बने परिधानों का प्रदर्शन करेंगे। लोकल फॉर ओकल भी प्रमोट किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सके, उसके लिए ITMS सिस्टम लागू किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला था। शुरुआत में जैसे यह व्यवस्था शुरू हुई, बड़ी मात्रा में ऑनलाइन माध्यम से चालान किए गए, लेकिन पिछले 1 माह से तकनीकी व्यवस्था में नगर निगम व ITMS विभाग ऐसे उलझे हैं कि सभी चौराहों पर ऑनलाइन चालान व्यवस्था बंद है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस चप्पे चप्पे में मौजूद है, जो ऐसे लोगों को पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था के तहत प्रतिदिन हजारों वाहन चालकों के चालान हो रहे हैं, उसमें जरूर रुकावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ दूसरी ओर ITMS प्रभावी व नगर निगम पदाधिकारी अमित शर्मा का कहना है कि ITMS व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू है। हालांकि अभी चालान नहीं हो पा रहा है, जो जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए कंपनी द्वारा पहले डेमो के रूप में मेरठ में चालान किए गए थे। दस्तावेज संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमित रूप से यह व्यवस्था चलती रहेगी। जनपद में स्थित इंदिरा गांधी वनस्पतिक उद्यान वैसे तो अपनी कई खूबियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहाँ बच्चों के लिए भी कई सारी सुविधाएं विभाग करने जा रहा है, जिसके लिए सरकार से बजट स्वीकृत हो गया है। उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया, जिससे अब इंदिरा गांधी वनस्पतिक उद्यान की सुंदरता और भव्य हो जाएगी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अब यहाँ पर बच्चों के साथ भी उनके माता पिता भी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही यहाँ पर बंद पड़े फव्वारे को फिर से शुरू किया जाएगा। रात के लिए लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी।
सरकार से मिले बजट की पहली किस्त वन विभाग को उपलब्ध हो गई है, जिसमें विभाग द्वारा प्रथम चरण में बच्चों के लिए पार्क बनेगा, वहीं दूसरे चरण में सुबह टहलने के लिए बनी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही शाम के समय अत्याधुनिक लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोग शाम के समय यहां अपने परिवार के साथ कुछ पल बिता सके। साथ ही रायबरेली जनपद से होकर निकलने वाले लखनऊ, प्रयागराज व सई नदी के किनारे साल 1986 में 57 हेक्टेयर में बना इंदिरा गांधी उद्यान पार्क केवल घूमने का स्थान ही नहीं, बल्कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अवसरों और सजावटी पौधों का भी एक प्रमुख केंद्र है। साथ ही अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों और पौधों के बारे में जानने वालों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान भी है।